गुड मॉर्निंग बीएड स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ये जो मैंने आज का शीर्षक लिया हुआ है ये सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपयोगी है। शिक्षण अधिगम नियोजन, इसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ। शिक्षण अधिगम नियोजन होता क्या है, इसको हम संक्षिप्त रूप में टीचिंग लर्निंग प्लानिंग अर्थात टीएलपी कह सकते हैं। टीएलपी टीचिंग लर्निंग प्लानिंग यह एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है अर्थात मल्टी पर्पस्ड प्रोसेस। इसके अलावा यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। अब हम ये देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें सबसे सर्वप्रथम विषय वस्तु का नियोजन किया जाता है। विषय वस्तु अर्थात जिस विषय से संबंधित जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को अपने विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों को देना है, उस स्तर पर जाकर वह विषय वस्तु का निर्धारण करता है एवं विषय वस्तु के आधार पर टीचिंग प्लानिंग की जाती है। टीचिंग प्लानिंग में 4 स्तरीय प्रक्रिया होती है। यह 4 स्तरीय प्रतियोगिता होती है अर्थात 4 लेवल्ड प्रोसेस होती है। इस 4 लेवल्ड प्रोसेस में प्रत्येक स्तर के फंक्शन एवं रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रकार्य एवं दायित्व अलग अलग होते हैं। इसमें हम विषय वस्तु के एक्सक्यूशन अर्थात निस्तारण के लिए उसे विभिन्न प्लान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे या तो हम इकाई योजना के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं या इसे हम पाठ योजना के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, या हम विस्तृत रूप में यदि हम इसे देखें तो हम इसे वार्षिक योजना के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। लर्निंग प्लानिंग में विभिन्न प्रकार की सामग्रियां एवं क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। यदि हम यहाँ पर सामग्रियों की बात करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग अपने पाठ योजना के दौरान इकाई योजना के दौरान करते हैं। तथा क्रियाओं से अर्थ यहाँ पर होता है शिक्षण क्रियाएं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं एवं विभिन्न प्रकार की शिक्षण क्रियाएं जैसे कि प्रविधियां होती हैं, युक्तियां होती हैं, इन सब का उपयोग करके हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए पूर्व निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम किया जाता है, जिसको कि यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर ये समझें कि जो हमारी पाठ योजना है वह पढ़ाने के लिए हम निश्चित समय अवधि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब बीएड प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है उस दौरान उन लोगों से पाठ योजनाएं बनवाई जाती हैं। वो पाठ योजनाएं किसी पाठ्य वस्तु पर आधारित होती हैं या हम ये कह लें कि विषय वस्तु पर आधारित होती हैं। उस विषय वस्तु को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि किसी एक प्रकरण को लेकर वह 40 मिनट में या 30 से 35 मिनट में उस पाठ्य योजना को वह पूर्ण कर दे। उस समय अवधि का वह ध्यान रखे और उस समय अवधि में वह विभिन्न प्रकार के विकासात्मक प्रश्नों को लेते हुए उस पाठ्य योजना को पूर्ण कर सके। यही एग्जाम्पल हम इकाई योजना में भी ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम पाठ योजना और इकाई योजना के अंतर को अभी स्पष्ट नहीं करेंगे। अभी हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि शिक्षण अधिगम प्लानिंग में और कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा शिक्षण लर्निंग प्लानिंग में टीचिंग लर्निंग प्लानिंग में पूर्व शिक्षण अधिगम का बोध हो, अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण लर्निंग का ही प्रत्यय होता है। शिक्षण लर्निंग का ही प्रत्यय होता है अर्थात शिक्षण
में लर्निंग कॉन्सेप्ट शामिल होता है, क्योंकि यदि हम टीचिंग प्रभावी नहीं करते हैं तो हम अपने रिजल्ट को उतने प्रभावशाली ढंग से देख नहीं पाते हैं। इसके आगे हम ये देखते हैं कि एक ही पाठ्य वस्तु को विद्यालयों के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाया जाता है, क्योंकि पाठ्य वस्तु का अपना स्वरूप होता है। अभी हमने आपको बताया था कि जब बीएड प्रशिक्षणार्थियों की प्रैक्टिस टीचिंग या अभ्यास शिक्षण के दौरान उनसे पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि विभिन्न स्तर के विद्यार्थी लिए जाते हैं, जैसे कि माध्यमिक स्तर के, हाई स्कूल स्तर के और हायर सेकेंडरी स्तर के। तो हम ये देखते हैं कि पाठ्य वस्तु का जो स्वरूप है वो विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न होता है, और विभिन्न स्तरों पर भिन्न होने की वजह से उसकी जो पाठ्य योजनाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। उनका स्तर यहाँ पर हम ये देखें कि माध्यमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनके प्रश्नों का स्तर उसी के आधार पर रहेगा। हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनका स्तर हाई स्कूल स्तर का रहेगा, और हायर सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो हम प्रश्नों की रचना करेंगे वह उसी स्तर के आधार पर की जाएगी। इससे ये स्पष्ट होता है कि जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को करते हैं तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत, उस नियोजन के अंतर्गत हम विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण अधिगम के विभिन्न स्तरों को प्रभावित भी करता है। अब हम ये बात करें कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है स्मृति स्तर, दूसरा स्तर होता है बोध स्तर, और तीसरा स्तर होता है चिंतन स्तर। यदि हम स्तर का यहाँ पर डिस्क्राइब करें या वर्णन करें तो प्रथम स्तर पर स्मृति स्तर होता है, जिसका कि उपयोग विद्यालयों में माध्यमिक स्तर या पूर्व प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। इसी प्रकार से हम विभिन्न स्तरों को, बोध स्तर, चिंतन स्तरों को विभिन्न विद्यालय के कक्षा के अध्ययन के आधार पर उपयोग में लाते हैं और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। अब हम यदि देखें कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम ये देख रहे हैं कि चेतन एवं यह एक मानवीय क्रिया होती है, क्योंकि शिक्षण जब हम करते हैं तो ये हमारी चेतना एवं हमारी क्रियाओं को फलीभूत करती है, एवं इसमें विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाएं शामिल होती हैं। तथा इस प्रक्रिया में हम इंस्ट्रक्शंस का भी उपयोग करते हैं, जिसे हम अनुदेशन कहते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया नियोजन में हम अनुदेशन का प्रयोग भी करते हैं। शिक्षण अधिगम नियोजन में शिक्षण के उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होने चाहिए। शिक्षण की प्रक्रिया को हम एक सतत क्रम में प्रस्तुत करें, ये आवश्यक है। इसके अलावा 3 मुख्य बिंदु टीचिंग लर्निंग प्लानिंग में आवश्यक है। पहला बिंदु है हमारा शिक्षण में, हम तो ये जानते ही हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी की अंतःक्रिया होती है, अर्थात शिक्षक अध्यापन कार्य करता है, शिक्षार्थी उसे ग्रहण करता है एवं वह प्रश्न उत्तर पूछता है। तो यह एक अंतःक्रिया होती है। दूसरा, इसके पश्चात हम उसमें डिज़ाइनिंग करते हैं कि किस तरीके से आज हमें अपने पाठ को शिक्षार्थियों के सामने प्रस्तुत करना है। इसी प्रोसेस को यदि हम डिज़ाइनिंग के रूप में इस तरीके से देखें कि जो शिक्षार्थी होते हैं या जो बीएड ट्रेनीज़ होते हैं वो अपने लेसन प्लान के अंतर्गत इस डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। तो पहला बिंदु हुआ शिक्षण में शिक्षार्थी अंतःक्रिया के डिज़ाइन को प्लान करना। शिक्षण अधिगम नियोजन में पहला बिंदु यदि हम देखें तो शिक्षक शिक्षार्थी अंतःक्रिया को डिज़ाइन करना। शिक्षक शिक्षार्थी अंतःक्रिया को डिज़ाइन करने का अर्थ होता है कि यदि शिक्षक क्लास में अध्यापन का कार्य करता है तो उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर, उसके द्वारा कहे गए प्रश्नों का उत्तर शिक्षार्थी देता है। और इसको यदि हम इसी रूप में बोलें कि शिक्षार्थी या बीएड
प्रशिक्षणार्थी जब विभिन्न स्तरों पर अध्यापन का कार्य करता है तो वह भी इसी डिज़ाइन का ही उपयोग करता है, जिससे उसका शिक्षण प्रभावी बना सके। दूसरा बिंदु है हमारा अधिगम में सामग्रियों का उपयोग करना। अधिगम अर्थात लर्निंग में सामग्रियों का उपयोग करने का अर्थ है कि हमारे विषय वस्तु का शिक्षण किस विषय पर आधारित है, उस विषय से संबंधित हम विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करें। इन विभिन्न सामग्रियों में हम उस विषय से संबंधित चार्ट, पेपर, विभिन्न प्रकार के ग्लोब, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा बिंदु आता है हमारा परिणामों की जांच एवं प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक। इस फीडबैक को बीएड ट्रेनीज जब अपने अभ्यास शिक्षण की कक्षा लेते हैं उस समय पर टीचर एजुकेटर द्वारा इन परिणामों को उनके कॉपियों में लिखा जाता है, या हम इसको विस्तृत स्तर पर इसकी जांच करें तो हम देखते हैं कि जब हम विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य करते हैं या विद्यार्थियों का अध्यापन कार्य कराया जाता है और उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि आती है उस आधार पर हम प्रतिपुष्टि करते हैं कि कितने प्रतिशत हमारे परिणाम संतुष्टिपूर्ण सामने आए हुए हैं। लर्निंग प्लानिंग में 4 फेज्ड प्रोसेस होती है। यह एक चतुष्फलकीय प्रक्रिया है। इसके आधार पर पहला बिंदु होता है करिकुलम डेवलपमेंट अर्थात पाठ्यक्रम विकास। दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन अर्थात अनुदेशन, और तीसरा होता है इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन, और फोर्थ पॉइंट होता है इसका फीडबैक। फर्स्ट पॉइंट जो हम पाठ्यक्रम विकास की बात कर रहे हैं, उस पाठ्यक्रम विकास में कुछ बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है लक्ष्य, दूसरा होता है निर्धारण, तीसरा होता है विषय वस्तु का चयन, फोर्थ होता है उद्देश्य, और फिफ्थ होता है इसको क्रमबद्ध करना। सबसे पहले मैंने बताया लक्ष्य, निर्धारण, विषय वस्तु का चयन, उद्देश्य एवं इनको क्रमबद्ध रूप से निर्धारित करना, यह पाठ्यक्रम विकास में उपयोग में लाए जाते हैं। दूसरा होता है इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए अनुदेशन का उपयोग करते हैं। तो अनुदेशन में विभिन्न प्रकार की शिक्षण युक्तियों का उपयोग किया जाता है। ये शिक्षण युक्तियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि। इसके अलावा इसमें अंतःक्रिया एवं तात्कालिक प्रश्नों का भी उपयोग किया जाता है। थर्ड हमारा पॉइंट था इवैल्यूएशन, जो कि मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में हम ये देखते हैं कि शिक्षण में मूल्यांकन का आधार विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, जिनको कि विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के माध्यमों में इनको विभाजित किया जाता है। यदि हम इसको उच्च स्तर पर देखें तो ये असाइनमेंट्स के रूप में या किसी भी प्रकार के परीक्षण के रूप में इनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। विद्यालय स्तर पर हम वस्तुनिष्ठ आधार पर, निबंधात्मक प्रश्नों के आधार पर, मल्टीपल चॉइस के आधार पर, बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं कि हमारा शिक्षण कितना प्रभावशाली हुआ। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा फीडबैक, जिसको कि हम कहते हैं प्रतिपुष्टि। तो इस प्रतिपुष्टि को हम 2 पक्षों में उपयोग में ला सकते हैं। प्रथम तो जब टीचर एजुकेटर बीएड प्रशिक्षणार्थियों को देखता है उस समय वह अपना फीडबैक प्रस्तुत करता है, तथा जब बीएड प्रशिक्षणार्थी क्लास में कक्षा में अपने पाठ्य योजना को पूर्ण करते हैं तो पाठ्य योजना पूर्ण करने के पश्चात वह कक्षा कार्य देते हैं, जिसके आधार पर उनके शिक्षण कितना प्रभावी रहा इसकी पुष्टि की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम नियोजन एक व्यवहार परिवर्तन की घटना है, जिसमें यह परिणाम निकलता है कि हमारा शिक्षण कितना प्रभावशाली रहा। इस हेतु शिक्षण लर्निंग नियोजन में 4 प्रकार के उपागमों का प्रयोग हुआ है।
इस प्रकार हमने देखा कि प्रभावी शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन का उपयोग करते हैं। इसके पश्चात हम छात्रों के द्वारा उसका प्रतिपुष्टि लेते हैं। अब हम इसी प्रभावी शिक्षण को आगे बढ़ाते हुए हम ये बताएंगे कि इसको प्रभावी बनाने के लिए वो कौन कौन सी अप्रोचेस का हम अपने शिक्षण में उपयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभावी शिक्षण के लिए हम 4 अप्रोचेस का उपयोग करते हैं, 4 उपागमों का उपयोग करते हैं। पहला है जेरम ब्रनर उपागम, जो कि खोज के रूप में उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है आशुवेल उपागम, जिसमें कि ग्राह्यता अर्थात रिसेप्शन, जिसको कि ग्रहण किया जाता है, जिसके द्वारा उसे उपयोग में लाया जाता है। थर्ड है स्किनर का उपागम, जब हम अनुदेशन का प्रयोग करते हैं, जब हम अनुदेशन के माध्यम से किसी चीज़ को बताते हैं, उस समय पर हम स्किनर के उपागम का उपयोग करते हैं। और फोर्थ आता है ब्लूम का पारंगति उपागम, अर्थात ब्लूम पारंगति का अर्थ यहाँ पर होता है मास्टरी। अब हम इन चारों उपागमों में से हम यदि वर्तमान में देखते हैं तो ब्लूम उपागम का उपयोग हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ब्लूम ने अपने शैक्षणिक उद्देश्यों में ज्ञान, बोध, प्रयोग, कौशल, संश्लेषण एवं विश्लेषण चीज़ों का उपयोग करते हुए शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए इसका उपयोग किया है। ब्लूम ने 3H थ्योरी भी दी, जिसमें कि 3H अर्थात हेड, हैंड और हार्ट, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक 3 युक्तियों का प्रयोग करके विद्यार्थी अपनी शिक्षण क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए वर्तमान में ब्लूम उपागम का प्रयोग अधिक हो रहा है। इसी के जो ज्ञान, बोध, प्रयोग, कौशल, संश्लेषण एवं विश्लेषण इत्यादि महत्वपूर्ण बातों का उपयोग करते हुए विज्ञान शिक्षण को आगे बढ़ाया जाता है एवं विज्ञान शिक्षण के प्रयोगात्मक रूप को भी स्पष्ट किया जाता है। आज हमारे इस टॉपिक में शिक्षण अधिगम नियोजन का हमने यहाँ तक जो जानकारी दी थी वह सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जानकारी के आधार पर ही विद्यार्थी अपनी पाठ्य योजनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, उनकी प्रभावी शिक्षण को देख सकते हैं एवं उनकी उपादेयता और उपयोगिता को बता सकते हैं तथा आगे वह अपने अध्यापन कार्य में इन अधिगम सामग्रियों को लेके उसे प्रभावी बना सकते हैं एवं विभिन्न प्रकार के ब्लूम ने जो अपने शिक्षण उद्देश्यों को दिया है, उन शिक्षण उद्देश्यों को वह आगे बढ़ाते हुए अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं एवं वह परिणामों में सफलतापूर्वक विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि करा सकते हैं। इस प्रकार आज हमने आपको शिक्षण अधिगम नियोजन के बारे में जानकारी दी। इसके आगे की जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। उस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी इकाई प्लान एवं पाठ्य योजना, जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित रहेगी, और इस पाठ्य योजना के आधार पर आप अपने संबंधित विषय के आधार पर अपनी योजनाएं तैयार कर सकते हैं और अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। धन्यवाद।